हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज स्पेसिफिकली हम जो सर्कुलर अरेंजमेंट और जो आपका सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आपके आ रहे हैं तो इन्हें कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इनकी लैंग्वेज को इजीली आप डिडक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को उतनी ही स्पीड के साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। So let's start today's class. सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपका एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको टेबल फॉर्मेट में जो पजल है वो सॉल्व करनी पड़ती है। The question says there are 8 persons, that is P, Q, R, S, T, U, V, W, attend meeting in different months, that is January, March, April, May, July, August, September, October, in same year but not necessarily in same order. यानी कि आपके ये 8 पीपल हैं जो कि मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और अलग अलग महीने में अटेंड कर रहे हैं। 3 persons अटेंड मीटिंग बिटवीन टी एंड पी। सो यहाँ से हमारी क्वेश्चन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो एक बार हम इसको एक फॉर्मेट में ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी हैव जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त। देयर इज मई, जुलाई, August, September and October. So there is September and October. So ये हमारी गिवन मंथ्स है और यहाँ पर हमें जो हमारे पीपल हैं, जो 8 पीपल हैं, PQRST UVW, ये हमें यहाँ पर बैठाने। सो कितने लोग हो गए? PQRSTUVW, दीज आर 8 पीपल। अब पढ़ते हैं कंडीशंस। 3 persons attend meeting between T and P who attend meeting in the month of 30 days। यानी कि यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कौन से महीने में 30 डेज आते हैं और कौन से महीने में 31 डेज आ रहे होते हैं। अगर ये आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर आपको नहीं याद है तो आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपके ये जो नकल्स होते हैं, इन नकल्स की मदद से, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है आप इसको जनवरी मानते हैं, जितने भी आपके टॉप नकल्स होते हैं ये 31 का मंथ काउंट करते हैं और जो ये नीचे की डाउन हिल्स होती है ये आपका 30 मंथ्स होता है। आपका जनवरी सबसे आगे आता है, दैट मीन्स 31 डेज इन जनवरी। मार्च में भी आएंगे 31 डेज, अप्रैल में आपके आ जाएंगे 30 डेज, फिर मई में भी आपके 31 डेज आएंगे, जुलाई में भी 31 डेज आएंगे, अगस्त में भी 31 डेज आएंगे, सितंबर में 30 डेज आएंगे और अक्टूबर में आपके 31 डेज आ जाएंगे। तो अब आगे की कंडीशंस पढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेज 3 persons attend meeting between T and P who attend the meeting in the month of 30 days। यानी कि T और P के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। T और P के बीच में केवल 3 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और T एंड P दोनों कब अटेंड कर रहे हैं? जहाँ पे 30 डेज हैं। T और P की जो कंडीशंस हैं हम यहाँ पर 2 कंडीशंस बना लेते हैं। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए वैल्यूज पुट करना इजी हो जाए। ये हम 2 कंडीशंस अपनी बना सकते हैं। T और P के बीच में 3 लोग आ रहे हैं और वो 30 डेज वाले महीने में मीटिंग कर रहे हैं। 30 डेज के हमारे पास सिर्फ 2 ही मंथ्स अवेलेबल है। तो हमारी 2 कंडीशंस के अकॉर्डिंग या तो T यहाँ पे आएगा या और P यहाँ पे आ जाएगा, या तो फिर P यहाँ पर आएगा और T हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे 3 मीटिंग्स इन दोनों के बीच में हो सकती है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। W attend meeting before V and after R। W जो है वो मीटिंग अटेंड कर रहा है बिफोर V बट आफ्टर R। ठीक, यानी कि वो इस सीक्वेंस में अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं कि पहले R करेगा, फिर W, फिर V। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं।
There are as many persons attend meeting before P as after Q. यानी कि P के पहले जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उतने ही लोग Q के बाद अटेंड करेंगे. P के पहले जितने लोगों ने अटेंड करी है, सो P के पहले कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 people are attending the meeting before P. यानी कि Q के बाद भी 6 ही लोग अटेंड करें. सो हम Q को किस प्लेस पे रख सकते हैं कि उसके बाद 6 लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? सो 1 2 3 4 5 6 यानी कि Q की पोजीशन जो है वो यहाँ पर आएगी. और अगर हम इस कंडीशन पे देखें तो P के पहले कितने लोग हैं? 2. तो Q के बाद भी 2 ही लोग आने चाहिए यानी कि Q की पोजीशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी. अब आगे की इक्वेशन देखते हैं. U attend the meeting before S and after Q. U जो है U attends the meeting before S. U जो है वो S से पहले मीटिंग को अटेंड कर रहा है यानी कि S will be somewhere here और U उससे पहले मीटिंग को अटेंड कर रहा है एंड आफ्टर Q यानी कि Q पहले मीटिंग अटेंड कर रहा है उसके बाद U कर रहा है और U के बाद S ने करी थी. सो वी हैव वन मोर इक्वेशन जो हमारी बन जाती है. अब नेक्स्ट देखते हैं. S attend meeting before V and after W. S जो है वो V से पहले S जो है वो V से पहले मीटिंग को अटेंड कर रहा है बट W के बाद. यानी कि S जो है वो समवेयर बिटवीन कहीं पे अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा होगा क्योंकि W के बाद वो कर रहा है और V से पहले. यानी कि जो हमारी इक्वेशन होगी दैट विल बी समथिंग RWSV. इस फॉर्मेट में हमारे पास सीरीज आ जाएगी जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. After W, who doesn't attend the meeting in May? S attend the meeting before V and after W, who doesn't attend the meeting in May. यानी कि W जो है वो मई में मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है. सो अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर डाल के देखते हैं. अब Q के बाद U और S को आना है. Q के बाद U और S आएंगे यानी कि U और S यहीं पर आने वाले हैं. सो अब एक बार हम अपनी इक्वेशन को पुट करके देखते हैं. सो वी नो S के बाद V आएगा यानी कि S भी समवेयर डाउन यहाँ पे आ रहा होगा. सो लेट्स सी. अगर हम एक अजम्पशन लेते हैं V को हमने यहाँ पुट किया, S यहाँ आ गया और W भी देखिए आपका S और V के बीच में ही कहीं पे आ रहा है. तो यहाँ पे हम W को रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है W जो है वो मई पे नहीं आ सकता. सो मई पे नहीं आ सकता तो हमने उसे जुलाई पे रख दिया. यानी कि यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पे U आ सकता है क्योंकि Q के पहले तो U नहीं आ सकता क्योंकि U को जो है वो यही दोनों पोजीशंस बचती हैं W और U के लिए. तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे सेट होगी. तो हमारे पास बचा कौन सा अल्फाबेट? दैट इज R. यानी कि हमारी जो ये इक्वेशन थी ये फिट हो गई यानी कि हमें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है. सो हमारे सारी जो मीटिंग्स हैं वो एग्जैक्टली अलाइन हो गई हैं. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग इन जुलाई? जुलाई के महीने में किसने मीटिंग अटेंड करी है? सो जुलाई में मीटिंग जो है वो W ने अटेंड करी है. सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी. So the next question says there are as many persons who attend the meeting before W as after dash. So W के पहले जितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की है उतनी ही मीटिंग्स किसके बाद अटेंड की गई है? तो W के पहले अगर देखी जाए तो 1 2 3 4 मीटिंग्स अटेंड हुई हैं और किसके बाद 4 होंगी यानी कि लास्ट से 4 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन आपका जिसमें U आ जाए. यानी कि यहाँ पर U का ऑप्शन नहीं है. दैट मीन्स नन ऑफ दीज इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड द मीटिंग आफ्टर U? U के बाद कितने लोगों ने अटेंड किए? सो 1 2 3 4. 4 people have attended the meeting after U. So that is option number C. Next question is
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ वी अटेंड द मीटिंग? वी ने किस महीने में मीटिंग को अटेंड किया है? सो वी इज अटेंडिंग द मीटिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वी ने मीटिंग अटेंड की है आपकी अक्टूबर मंथ में, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 of the 5 are alike in a certain way and hence form a group. Find the one which does not belong to that group. अब हमें यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और कौन है जो बिना पैटर्न के जा रहा है। आर, क्यू, टी, यू एंड डब्ल्यू। सो लेट्स चेक आर। ओके, सो दिस इज आर, देन वी हैव क्यू एंड टी। So this is Q and this is T, this is U and this is W। हमारे पास यही ऑप्शंस है। इन सब में कोई एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है और एक है जो पैटर्न के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर देख के आपको पता चल रहा है दैट ओनली T इज द वन जो आपका इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज इसमें सिर्फ 30 डेज है और बाकी सारे मंथ्स में जो है वो आपके 31 डेज आते हैं। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट हैज ओनली 30 डेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई होप ये पजल आपके लिए इजी रही होगी। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका एक सर्कुलर अरेंजमेंट का पजल क्वेश्चन है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में आपको इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और इनको बस आप आराम से पढ़िए। दो पॉसिबिलिटीज के साथ बेयर मिनिमम स्टार्ट कीजिए, बिकॉज जितनी पॉसिबिलिटी आप रखते हो उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आप एक सिंगल प्रोबेबिलिटी को लेके चलते हो कि आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बना रहे हो और उसी में आपका सही हो जाए, तो वो चांसेस बहुत कम होते हैं। नॉर्मली आप बेयर मिनिमम दो पॉसिबिलिटीज को लेके चलिए कि अगर एक गलत होगी तो दूसरी वाली सही होगी। अगर आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं और अगर एट द एंड वो पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाती है, फिर आप फ्रेश एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपका एडिशनल टाइम भी जाता है और सेकेंडली आपको क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। सो ऑलवेज ट्राई कि आप मिनिमम दो पॉसिबिलिटीज जरूर बनाएं। सो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसे किस तरह से सॉल्व करना है। So there are 8 persons are sitting around a circular table facing towards the center of the table. So इसमें हम दो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉसिबिलिटी, ये हो गई हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी और ये सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Now let's see, the question says A sits second to the left of B। B के लेफ्ट में, तो अगर हम B को यहाँ बैठा दें तो A कहाँ आ जाएगा? A ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये ओनली पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं आएगी। B को यहीं पे होना है, B आपका यहाँ पे आएगा और A उसके लेफ्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो अगर यहाँ पे देखें दो लोग तो एच यहाँ पर आ जाएगा और अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो ए और एच यहाँ पर आ जाएंगे दो लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्या है? जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट में बैठता है, यानी कि एच का राइट किधर हो जाएगा? एच का राइट इस डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ से अगर देखें 1 2 3, यानी कि जी की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो जी की पोजीशन है वो यहाँ पर आ रही है, दैट मीन्स हमारी ये पॉसिबिलिटी जो है वो गलत हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के इमीडिएट लेफ्ट में जी बैठा हो, या ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी का जो भी इमीडिएट लेफ्ट है वहां पर ई बैठा हुआ है, तो जी का राइट किधर होगा? डेफिनेटली उसका राइट इधर है तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो ई इज सिटिंग ओवर। नेक्स्ट इज डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी कहाँ पे बैठा हुआ है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब यहाँ पर
यहाँ पर अगर देखें तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, यहीं पे हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे बैठा के देखते हैं। अगर सी यहाँ पे बैठा है, तो उसके लेफ्ट में सेकंड पोज़ीशन पे डी है। सो ये आपकी एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन सेट बैठ गई। और तो आपके पास बचा कौन? एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, यानी कि ये ऑटोमैटिकली आपके ये थर्ड पे आ गया। सो यहाँ पर देखा आपने 2 पॉसिबिलिटीज़ लेने की वजह से ये स्टार्टिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन में ही आपको पता चल गया कि ये पॉसिबिलिटी गलत है। बट अगर मान लीजिए आप इस पॉसिबिलिटी को लेके चल रहे होते, 2 या 3 स्टेटमेंट के बाद आपको पता चलता है ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई है, फिर आप इसको बनाते तो आपको पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ता। भले ही ये छोटा क्वेश्चन है, बट ये आपके एडिशनल सेकंड्स को रिड्यूस कर देता है एग्जाम में। तो आपको यही मिस्टेक करने से बचना है कि आप कभी भी सिंगल पॉसिबिलिटी लेके ना चलें, हमेशा 2 पॉसिबिलिटी के साथ बनाएं। अब इस क्वेश्चन के अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। Who among the following sits second to the left of H? H के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है? यानी कि इसका लेफ्ट किधर आएगा? इधर। सेकंड पे कौन बैठा हुआ है? C. दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर। Who among the following faces D? D को फेस कौन कर रहा है? सो D के सामने कौन है? H, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। Four of the following five are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? अब आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस चेक करने होंगे कि कौन है जो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और कौन है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो पहला है एच एंड सी, तो एच और सी कहाँ पे है? एच एंड सी इज हियर। फिर नेक्स्ट आपका है एफ एंड एच, तो एफ और एच आपका ये यहाँ पर आता है। सो एफ और एच आपका ये यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट है बी एंड ए, तो बी एंड ए आपका यहाँ पर आ रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो सी और एच के बीच में एक का गैप था, बी और ए में भी एक का गैप है, बट एफ और एच के बीच में कोई गैप नहीं था। सो यहां से आप चाहें तो आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं दैट बी इज द करेक्ट आंसर, कि बी जो है वो आपका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर आप चाहें तो आप आगे के ऑप्शंस भी आप टैली कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 से ही पता चल गया कि एफ जो है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बी? बी के रिस्पेक्ट में ये कौन से स्टेटमेंट्स है जो सही है? बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी का लेफ्ट किधर आएगा? डी का लेफ्ट इधर आएगा, तो बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। नहीं, बी इज नॉट सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब सेकेंड स्टेटमेंट है बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। बी जो है वो इमीडिएट नेबर है एफ का, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बी फेसेस जी। बी जो है वो जी को फेस कर रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और नीचे के दो जो है वो आपके ऊपर से ही बने हुए हैं आइदर और कंडीशंस के साथ, तो आपकी वो दोनों वैसे ही कैंसिल हो गए, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, दैट इज बी फेसेस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच? एच के राइट से काउंट करने पर एच और ई के बीच में कितने लोग हैं? तो एच और ई के बीच में कितने लोग हैं उसके हमें राइट से काउंट करना है, दैट मीन्स उसके बीच में सिर्फ एक ही लोग आ रहे हैं अगर हम एच के राइट से काउंट करते हैं। सो इट शुड बी ओनली वन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे होंगे और ये आपके आरबीआई असिस्टेंट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कितना इजी होता है। इस जस्ट जब आप अंडर प्रेशर होते हो एग्जाम में, तो हम इन्हीं क्वेश्चंस में कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाते। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है कि स्टेटमेंट को जो आप पढ़ रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो बिल्कुल सही है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।